डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड की खोज के बारे में जाने कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, उसका नामकरण किसने किया और इसके अतिरिक्त डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस बात को किसने प्रूफ किया, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का वर्गीकरण किए होंगे कि न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटे, डीएनए और आरएनए, फिर डीएनए को कई भागों में बांटे, आरएनए को भी कई भागों में बांटे। उन्हीं के बारे में यहाँ डिटेल जानना है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और किसे कहते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा अणु होता है जो नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फेट यानी तीन अणुओं से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का ये अणु होता है। नाइट्रोजनी बेस, अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजनी बेस क्या है, तो नाइट्रोजनी बेस एक ऐसा अणु होता है जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा अणु होता है जो नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फेट इन तीन अणुओं के मिलने से बनता है। तो देखेंगे नाइट्रोजनी बेस के, अगर मान लीजिए डीएनए है, अगर डीएनए न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए अगर होगा तो नाइट्रोजनी बेस में बताए होंगे कि 4 प्रकार के बेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये शॉर्टकट में इंडिकेट किए हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक रहेगा, याद रखिएगा, कोई एक। और शुगर के जगह पर डीऑक्सीराइबोस रहेगा। क्या रहेगा? अगर डीएनए है तो उसमें जो शुगर पाया जाएगा डीऑक्सीराइबोस रहेगा। और फास्फेट कॉमन है तो ये फास्फेट के रूप में भी रहेगा। यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाए हैं, एक न्यूक्लियोटाइड अणु की यहाँ पर संरचना बनाए हैं। देखिए ये नाइट्रोजनी बेस है, ये शुगर है, ठीक है, क्या है? शुगर है, और ये फास्फेट है। ये तीनों मिलकर किसकी रचना किए हैं? ये तीनों के तीनों अणु आपस में मिलकर जिस अणु की रचना किए हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक दूसरे से जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद एक लंबी श्रृंखला बनाता है, एक बहुलक बनाता है। उसी बहुलक को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसी बहुलक को हम क्या कहते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बना हुआ एक अणु होता है। ठीक है, जिनमें देखेंगे अगर डीएनए है तो इन चारों नाइट्रोजनी बेस में से कोई एक पाया जाएगा, और शुगर के जगह पर क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस होगा और फास्फेट होगा। अगर आरएनए है तो आरएनए जब होगा तो नाइट्रोजनी बेस में देखेंगे यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा, यूरेसिल होगा, और शुगर के जगह पर राइबोस शर्करा होगा। यहाँ पे राइबोस लिख देंगे, राइबोस, ठीक है, राइबोस शर्करा। और फास्फेट कॉमन है, वो आरएनए में भी पाया जाता है इसी प्रकार। ठीक है, तब भी न्यूक्लियोटाइड की रचना करता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की अणु की संरचना है, इस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अगला देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है? ठीक है, ये जान लिया जाए। देखिए पॉली मीन्स होता है, पॉली, इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लिया जाए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पॉली मीन्स होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और न्यूक्लियोटाइड मीन्स जो होता है, अभी मैं बताया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक प्रकार का ये अणु है जो नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसी लंबी श्रृंखला को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड अणु एक दूसरे से जुड़कर जिस अणु की रचना करते हैं उस अणु को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है देखेंगे एक प्रकार का बहुलक है। क्या है? बहुलक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बहुलक है, पॉलीमर है। बहुलक किसे कहेंगे? देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? पॉली मीन्स होता है बहुत और मर मीन्स होता है इकाई। मर मीन्स होता है इकाई और पॉली मीन्स होता है बहुत। जब बहुत से इकाइयां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो जिस अणु की रचना करते हैं उसे पॉलीमर कहते हैं। सामान्यतः सामान्य नाम है पॉलीमर और यही पॉलीमर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीमर है, क्योंकि ये भी कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है। बहुत से यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें कौन से यूनिट्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए यहाँ पे जो हम फिगर बनाए हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ही हैं। देखेंगे विशेषकर ये डीएनए का है। क्या है? डीएनए का है। देखेंगे ये शर्करा है, ठीक है, ये भी शर्करा है, ये भी शर्करा है, ये भी शर्करा है। ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजनस बेस है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, वो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, ये है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? फास्फेट है। क्या है? फास्फेट है। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, ठीक है, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद देखिए एक श्रृंखला बनाए हैं, एक चेन बनाए हैं, एक श्रृंखला बनाए हैं और इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो श्रृंखला आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं, जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे पर एक अक्ष के परितः चारों ओर, ठीक है, सर्पिलाकार आकार में ऐंठन हो जाती है, ठीक है, इनमें रोटेशन हो जाता है तो डीएनए की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? डीएनए की रचना करते हैं। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब पूछा जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक ऐसा बहुलक है जो बहुत से न्यूक्लियोटाइडों के आपस में मिलने से बनता है। बहुत से न्यूक्लियोटाइडों के आपस में मिलने से बनता है, उसे क्या करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ और एक ये हुआ, देखिए इसमें एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दिख रही है। इसमें भी देखिए ये भी एक प्रकार, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक है। ठीक है, जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर एक अक्ष के परितः चारों ओर जब इनका रोटेशन हो जाता है, ठीक है, सर्पिलाकार, तो जिस अणु की रचना करते हैं उस अणु को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डीएनए कहते हैं। तो आज हम डीएनए के ही बारे में जानेंगे मुख्यतः। ठीक है, तो डीएनए के बारे में जानेंगे तो देखिए इसको मिटा देते हैं। डीएनए के बारे में हम जानेंगे तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अब संरचना के बारे में ही जानना है। हम लोग न्यूक्लियोटाइड क्या है ये भी जान लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है ये भी जान लिए। अब हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डीएनए का पूरा जो नाम है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा ये भी जान लिया जाए। देखिए डीएनए में देखेंगे जो शर्करा होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है। डीएनए में जो शर्करा होता है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, इसलिए डीऑक्सी लिखा जाता है। और इसमें देखेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, इसीलिए इसका डीऑक्सीराइबो चूंकि न्यूक्लिक एसिड है
इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड भी इसके साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए डीएनए की संरचना के बारे में जानना है तो जान लिया जाए। पहले डीएनए की लोकेशन जान लिया जाए, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्थिति लोकेशन, स्थिति लोकेशन, डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है ये देखेंगे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसी गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। जब गुणसूत्र की संरचना हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि गुणसूत्र जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है। तो डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त डीएनए जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को हम एमडीएनए कहते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है जिसे सीडीएनए कहते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए जो होता है वो बहुत ही छोटा साइज उसकी होती है। ठीक है, जबकि केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए जो होता है बड़ा लंबा होता है, उसकी साइज लंबी भी होती है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गया। ठीक है, अब इनकी संरचना के बारे में जानेंगे कि डीएनए जो होता है। ठीक है, डीएनए की संरचना कैसे होती है। तो डीएनए एक प्रकार का बहुलक है। डीएनए क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। अभी मैं बताया हूँ बहुलक किसे कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं इसको। तो डीएनए एक प्रकार का बहुलक है या पॉलीमर है जो कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यही एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा है। ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे पर एक अक्ष के परितः चारों ओर सर्पिलाकार आकार में जब बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो डीएनए की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, डीएनए की रचना करते हैं। तो डीएनए इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुआ, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुआ। इस प्रकार डीएनए की रचना करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो इकाई होते हैं, डीएनए की जो इकाई जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उन्हें हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइडों को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि डीएनए में जो ये शर्करा होता है, शर्करा वो डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है। और डीऑक्सीराइबो शर्करा जो होता है ये 5 कार्बनधारी यौगिक होता है। यानी इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। जिनमें से देखेंगे कि जो पहले कार्बन है, पहले कार्बन से नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पहला कार्बन है, यहाँ दूसरा है, और यहाँ पे देखिए तीसरे कार्बन से, ठीक है, तीसरे कार्बन से एक और फास्फेट जुड़ा है। ठीक है, और ऊपर की ओर 5वें कार्बन, यहाँ पे 5वें कार्बन है, यह स्वतंत्र है। तो जब अंतिम न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके अंतिम न्यूक्लियोटाइड में जो डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, उसके 5वें कार्बन स्वतंत्र होने के कारण इसे 5' से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा। अब ये नीचे जब आएगा तो ये तो तीसरे कार्बन से फास्फेट जुड़ा है, यह फास्फेट फिर इस डीऑक्सीराइबोस के 5वें से जुड़ेगा, फिर नीचे जब आएगा तो तीसरे से जुड़ा है, फिर इस डीऑक्सीराइबो शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ेगा। इस तरह अंतिम जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके डीऑक्सीराइबो शर्करा के जो तीसरा कार्बन होता है वो स्वतंत्र होगा, तो उसे 3' से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुआ। और डीएनए जो होता है उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाए जाते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं।
ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसी को हम हिंदी में कहते हैं, एक दूसरे के कहा जाए तो समपूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समपूरक होते हैं या एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज। यानी यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इसके विपरीत होता है और ये इसके विपरीत होता है। यहाँ पे देखिए जस्ट इसके विपरीत है, यहाँ पे बिल्कुल इसके क्या है, विपरीत है। इसमें देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा की लोकेशन किस प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार इस अंतिम डीऑक्सीराइबोस शर्करा का तीसरे कार्बन स्वतंत्र होता है, जबकि नीचे वाला क्या होगा, पांचवें कार्बन स्वतंत्र होता है। इसलिए इसे 5 डैश और से 3 डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरे के विपरीत है, तो ये इसका विपरीत 5 डैश का 3 डैश हो जाएगा और इसका 5 डैश का विपरीत 3 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनमें एडेनिन जो होता है, एडेनिन वो थायमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। जो साइटोसिन होता है वह साइटोसिन गुआनिन से, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, या साइटोसिन गुआनिन से या गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध से ही जुड़ता है। ठीक है, और थायमिन जो है एडेनिन से या एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। इस प्रकार ये जुड़कर इस डीएनए की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये रहा डीएनए की संरचना। ठीक है, अब डीएनए के द्विकुंडली प्रतिरूप के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला देखेंगे, अगला जो है डीएनए का द्विकुंडली प्रतिरूप है। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडली प्रतिरूप है। उससे पहले हम डीएनए की संरचना बताए थे। अब डीएनए के द्विकुंडली प्रतिरूप के बारे में जानना है, या इसको हम कहते हैं वाटसन एवं क्रिक का मॉडल कहते हैं। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए डीएनए की तो खोज हो गई और ये भी सिद्ध हो गया सन 1928 में कि डीएनए जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षण अगले पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। लेकिन डीएनए की वास्तविक संरचना यानी डीएनए दिखता कैसा है, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं किया था। इसके बारे में अभी पता नहीं किया गया था। तो बाद में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1953 में देखेंगे कि 1953 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने वाटसन और क्रिक ने एक्स-रेज क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए के छाया को प्राप्त किया। ठीक है, और या ये कहें कि डीएनए के इमेज को प्राप्त किया। ठीक है, जब उन्होंने एक्स-रेज क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा वाटसन और क्रिक ने डीएनए की जब इमेज प्राप्त किया तो इस प्रकार डीएनए दिख रहा था। डीएनए किस प्रकार दिख रहा था, इस प्रकार दिख रहा था, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, एक ये, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर एक अक्ष के परितः द्विकुंडलिनी संरचना बनाता है। ठीक है, द्विकुंडलिनी संरचना बनाता है, इसीलिए इसको हम डीएनए का द्विकुंडलिनी प्रतिरूप भी कहते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, यानी डीएनए का द्विकुंडलिनी प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए का द्विकुंडलिनी प्रतिरूप है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डीएनए इस प्रकार दिखता है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर एक अक्ष के परितः, ये मान लीजिए बीच में कोई अक्ष है, उस अक्ष के परितः दोनों श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो है वो एक दूसरे पर ऐंठी होती है, बिल्कुल उस प्रकार ऐंठी होती है जैसे रस्सा जो होता है। ठीक है, रस्सी एक दूसरे पर ऐंठी होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी ऐंठी होती है। ठीक है, देखेंगे कि डीएनए जो होता है, डीएनए का व्यास जो होता है 20 सेगेस्ट्रॉन होता है। व्यास का कितना होता है, 20 सेगेस्ट्रॉन होता है। और डीएनए के एक कुंडलन की
लंबाई जो होती है, एक कुंडलन की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। और एक एटम में, एक कुंडलन में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े आते हैं। एक एटम में 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े आते हैं, याद रखिएगा 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके जोड़े एक एटम में। यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ा जाए तो 10 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक इधर है तो इधर भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो जोड़े में हम बता रहे हैं 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड एक एटम में होते हैं और इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य दूरी जो होता है देखेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कैसे पता चला? तो देखेंगे अभी मैं बताया हूँ कि एक कुंडलन में 34 एंगस्ट्रॉम होता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? जोड़े में 10 जोड़े होते हैं, तो 10 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कहने का मतलब है कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य दूरी कितनी होती है, यानी इस और इस, इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। एक श्रृंखला के एक सिरे को 3' से प्रदर्शित करते हैं तो उसी श्रृंखला के अंतिम सिरे को 5' से करते हैं। अभी मैं बताया हूँ शुरू में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं डीएनए में जो होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो इसका ये होगा, तो ये 3' है तो ये क्या हो जाएगा? 5' हो जाएगा, तो इसका अंतिम सिरा क्या होगा? 3' हो जाएगा। तो इस प्रकार डीएनए ये दिखता है, ठीक है। और वाटसन क्रिक ने ही सबसे पहले बताया कि डीएनए जो होता है यह द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसको वाटसन क्रिक मॉडल या द्विकुंडलिनी प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए सन 1962 में इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो ये रहा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना। अब हम जानेंगे डीएनए के कार्य, डीएनए के क्या कार्य हैं। तो डीएनए जो होता है, पहला कार्य तो भाई डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। पहला कार्य तो यही हो गया डीएनए। दूसरा क्या है? डीएनए में देखेंगे सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि डीएनए, पुराना डीएनए जो होता है जब नष्ट होता है तो नष्ट होने से पहले अपने ही जैसे डीएनए को उत्पन्न करके नष्ट होता है, ठीक है। इसी क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन अथवा डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। स्वयं का द्विगुणन कहते हैं, हिंदी में द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। तो अपने ही जैसे डीएनए उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। डीएनए अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइडों को वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि यही न्यूक्लियोटाइड क्या है? जीन है। यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं क्या होते हैं? जीन होते हैं। और यही जीन हमारे लक्षणों को क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जीन जैसा चाहेगा, जिस प्रकार रहेगा, उस प्रकार के जैविक क्रियाओं को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है डीएनए, ठीक है। अगला कार्य क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया में, यानी प्रोटीन के निर्माण क्रिया में भी सहायता करता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए की रचना होती है और यही आरएनए जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये 4 कार्य बता दिए महत्वपूर्ण। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग आरएनए की संरचना के बारे में और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे।